डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसमें स्किन के बारे में आपको बताया था और मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हमने देखे थे वो लिवर के थे, जिसमें उसकी सिंथेसिस थी, कन्वर्शन थी, रिसाइकलिंग थी और उसमें डिटॉक्सिफिकेशन था। ये सारे जो फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे ये लिवर के थे। लेकिन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसका नाम यूरिनरी सिस्टम है, जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखें, यूरिनरी सिस्टम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है, या आपके पास यूरिनरी सिस्टम होता क्या है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इसका क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास यूरिनरी सिस्टम की बात आए तो आपने ये याद रख लेना है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पेयर ऑफ किडनी और प्रेजेंस। अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक किडनी ये है, ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास ये किडनी जो है वो मौजूद है। यानी कि इंसानों के अंदर जब हम ह्यूमंस के अंदर जाके देखते हैं तो दो किडनी जो हैं वो पाए जाते हैं। अब किडनी से आगे थोड़ी सी स्ट्रक्चर अगर देखें तो आपके पास दो ट्यूब्स जा रही हैं। एक ट्यूब ये आ रही है और ये ट्यूब जो है यहाँ से आ रही है। यानी कि एक ट्यूब जो है वो एक किडनी से, दूसरी जो है वो दूसरी किडनी से आ रही है। उन्हें हम नाम देते हैं यूरेटर का, कि ये क्या कहलाते हैं, यूरेटर कहलाते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट एंड पेयर ऑफ यूरेटर्स आर प्रेजेंट। यानी कि दो यूरेटर होंगे और दो जो हैं वो किडनी मौजूद होते हैं। उसके बाद ये किस में खुलते हैं, एक थैली है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर का, कि इनके पास जो है एक जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो मौजूद होता है। अब ये कैसे, किसकी मदद से खुल रहे होते हैं, इनके अंदर यूरेट्रल ऑरिफाइसेस होते हैं, वॉल्व्स की तरह की साख्तें मौजूद होती हैं। उनकी मदद से ये किस में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंच जाता है जो यूरिन होता है। उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये ओपन होता है किसके ज़रिए, यूरिथ्रा के ज़रिए। ये तो हमने बात की है यूरिनरी सिस्टम की, कि यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट आप ये कहेंगे कि पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट, पेयर ऑफ यूरेटर आर प्रेजेंट, वन यूरिनरी ब्लैडर आर प्रेजेंट एंड वन यूरेथ्रा आर प्रेजेंट। एक यूरेथ्रा जो होता है वो मौजूद होता है। व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। यानी कि जो किडनी हैं हमारे, उनका काम ये होता है कि आपके यूरिन फॉर्मेशंस को तैयार करना। यानी कि जो यूरिन होता है बॉडी से जो बन रहा होता है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है, उसे जिस्म के से क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखें यूरेथ्रा मौजूद है, लेकिन मेल और फीमेल के अंदर जो यूरिन होगा, जो यूरिन पासिस का मेथड होगा वो अलग होगा। अब यूरेथ्रा जो होता है, अगर मेल हैं तो उनके पीनस से बाहर की तरफ जो होगा रिमूव होगा, और अगर फीमेल है तो याद रखना है उनके वेजाइना के थ्रू क्या होगा, बाहर की तरफ रिमूव होगा। यानी कि यूरेथ्रा मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग पोर्शंस के अंदर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। फीमेल के अंदर आज़ाद अलहदा तौर पे इंडिपेंडेंट ओपनिंग जो होता है यूरिनेशन के लिए मौजूद होता है, लेकिन मेल के अंदर जो होगा वो पीनस के थ्रू रिमूव होगा, और जो फीमेल होगी उनसे वेजाइना के थ्रू क्या होता है, रिमूव होता है। जब हम ह्यूमंस के अंदर यूरिनरी सिस्टम को देख रहे होते हैं, इसमें एक हमने कहा कि पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स के बने होते हैं, और इनमें मिलियंस के हिसाब से नेफ्रॉन्स जो होंगे वो मौजूद होंगे। अब ब्लड जो होता है वो इंटर होता है रेनल आर्टरी के ज़रिए, और ब्लड जो होता है वो रिमूव होता है रेनल वेंस के ज़रिए। रेनल हम किडनी को कहते होते हैं। आर्टरी आप जानते हैं कि ये साफ खून लेके आ रही होती है। एंट्री जो होगी इसकी आर्टरी के ज़रिए होगी, और एग्ज़िट जो होती है इसकी वो किसके ज़रिए होती है, वेंस के ज़रिए होती है।
अब जब हम किडनी का वेट देखते हैं कि इसका वज़न क्या होता है, तो आपने याद रखना है वो लेस देन 1% बॉडी वेट होता है, यानी कि आपकी बॉडी वेट से 1% से भी कम आपकी किडनी का वेट जो होता है वो मौजूद होता है। अगर आप इसे 1% भी काउंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक शख्स है, उसका वज़न जो है वो 100 किलोग्राम है, तो उसके जो किडनी का वज़न होगा वो 1 किलोग्राम होगा। 1% का मतलब ये होता है। उसके बाद अगर हम देखें, जो ब्लड रिसीव करते हैं वो 20% रिसीव करते हैं ईच कार्डियक बीट, यानी कि एक जो दिल की धड़कन होगी उस वक्त आपकी बॉडी से 20% जो ब्लड होगा वो फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद जब हम देखते हैं यूरिन जो होता है वो सेंट्रल कैविटी के अंदर बनेगा, फर्दर प्रोसेस होगा और यूरिन इकट्ठा होकर टेब्यूल्स में आएगा। वहाँ से सेंट्रल कैविटी, जिसे हम कलेक्टिंग टेब्यूल्स भी कहते हैं या पेल्विस भी कहा जाता है, पेल्विस के अंदर चला जाएगा, पेल्विस से आगे रिमूव हो जाएगा। ये तो काम हम किसके अंदर देखते हैं, यूरिनरी सिस्टम के अंदर, कि यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि पेयर ऑफ किडनीज, दूसरी बात पेयर ऑफ यूरेटर्स, तीसरी बात वन यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा आर प्रेजेंट। ये क्या कहलाएगा, यूरिनरी सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जब हम देखते हैं बेसिक जो यूनिट है किडनी का, उसे आप नेफ्रॉन का नाम देते हैं। अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रॉन का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, देखें इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले आपको एक ब्लू लाइंस में नज़र आ रही है टेब्यूल, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एफेरेंट टेब्यूल्स का नाम देते हैं। एफेरेंट टेब्यूल्स का काम ये होता है कि इससे ब्लड जो होता है वो इंटर होता है, यानी कि अब ब्लड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटर होगा। और एफेरेंट टेब्यूल्स का मतलब ये होता है कि जिससे ब्लड जो होता है वो लीव करता है, यानी कि बाहर की तरफ रिमूव होता है। अब सबसे पहले जो आपको कैपिलरीज गुच्छा एक मिल रहा है, जैसे ही देखें यहाँ पे अगर ब्लड इंटर हो रहा है तो ब्लड इंटर होते ही ये एक गुच्छे के साथ जाके टकरा जाएगा। इस गुच्छे को हम क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। यानी कि ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन हम यूँ करेंगे कि ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, या इसे कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो एक गुच्छा होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यानी कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ जो आपको मिली है वो एफेरेंट आर्टरियोल्स और इफेरेंट आर्टरियोल्स को देखा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर आपको मिल रही है उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। यानी कि कैपिलरीज का एक गुच्छा जो होता है वो मौजूद होता है। उसके बाद देखें ये आपको सी शेप्ड या इसे कहते हैं कप शेप स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास मौजूद है इसे सी शेप स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और इसे कप शेप स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये दूसरी स्ट्रक्चर है और इसे हम नाम देते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या नाम देते हैं इसे, हम बोमेन कैप्सूल का नाम देते हैं। दैट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर या इसे सी शेप स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यानी कि अब जो ब्लड इंटर होगा फर्स्टली वो किसके साथ मिलेगा, ग्लोमेरुलस के पास होगा, उसके बाद ये आगे चला जाएगा बोमेन कैप्सूल के पास। वहाँ से फिर होते हुए ये जो होता है एक पहला मुड़ा हुआ हिस्सा है जिसे हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल के पास पहुँच जाएगा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल से गुजरते हुए ये क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि ये नीचे की तरफ ऐसे मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसे हम डिसेंडिंग लिम्ब भी कहते हैं, इसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले का नाम भी देते होते हैं। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले से आगे जो है ये देखें ये स्ट्रक्चर जा रही है और ये आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। इसे हम नाम देते हैं असेंडिंग लिम्ब या इसे कहा जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले भी कहा जाता है। ये देखें आपके पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो रही है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यू शेप स्ट्रक्चर। ये जो यू शेप्ड आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लूप ऑफ हैंडले। अब लूप ऑफ हैंडले के अंदर हमने दो चीज़ें देखी हैं, एक को हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले कहते हैं और एक को असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले का नाम देते हैं। वहाँ से होता हुआ जो वेस्ट मटेरियल होगा वो किसके पास चला जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल का मतलब ये होता है कि आखिरी मुड़ा हुआ हिस्सा, ये जो आपके पास होगा ये क्या कहलाएगा, आखिरी मुड़ा हुआ हिस्सा कहलाएगा।
और हम इसे नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। यहाँ से होते हुए वो किस में चला जाता है, कलेक्टिंग टेब्यूल्स में, और ये कलेक्टिंग टेब्यूल से आगे यानी कि जो कलेक्टिंग टेब्यूल्स है जिसे हम पेल्विस का नाम दे रहे हैं, यूरिन जो होगा वो आगे की तरफ क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सारा काम किसके अंदर होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है। लेकिन ये जो सारी आपने स्ट्रक्चर्स देखी हैं, ये सारी स्ट्रक्चर भी किसकी है, नेफ्रॉन की है। अब नेफ्रॉन जो होते हैं, जब हम इनके स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक को हम नाम देते हैं इसका आउटर रीजन होता है, और एक जो होता है इसका इनर रीजन होता है। जो आउटर रीजन होता है उसे हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स, जो इनर रीजन होता है उसे हम नाम देते हैं मेडुला। अब जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स के करीब पाए जाएंगे उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाएगा, यानी कि द नेफ्रॉन दैट आर प्रेजेंट नियर द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स के करीब होते हैं और कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। एंड द नेफ्रॉन दैट आर प्रेजेंट नियर द मेडुला, जो मेडुला के करीब मौजूद होंगे उन्हें जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहा जाता है, यानी कि ये जो होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहलाते होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इनके पास जो होती हैं एडिशनल कैपिलरीज मौजूद होती हैं, यहाँ पर मौजूद होंगी इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, इन्हें हम एडिशनल कैपिलरीज का नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेसा रिएक्टा। ये क्या कहलाते हैं, वेसा रिएक्टा भी कहलाते होते हैं। कि ये जो हमारे पास एडिशनल कैपिलरीज मौजूद हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वेसा रिएक्टा भी कहा जाता है। और इनके अंदर कैपिलरीज भी मौजूद होंगी जिन्हें हम पेरीटेबुलर कैपिलरीज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन होता है। अब फंक्शन क्या होता है इसका, इसके जब भी आप फंक्शन डिस्कस करेंगे तो तीन तरह के इसके फंक्शन होते हैं। एक को हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन, और एक को हम नाम देते हैं सेक्रेशन, और तीसरा जो होता है उसे हम नाम देते हैं रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि इनका काम क्या होता है, जब भी आप इसके काम को देखेंगे तो जो फंक्शन होगा, फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन होंगे, एक इसके पास होता है फिल्ट्रेशन, यानी कि इसका काम फिल्ट्रेशन होता है। नंबर 2 पे अगर हम देखें, इनका काम जो होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन, ये दोबारा भी चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करते हैं। और नंबर 3 पे अगर हम देखें, इसका काम होता है सेक्रीशन, ये क्या करते हैं, सेक्रीशन भी खारिज करते हैं। ये काम कैसे होता है, देखें जैसे हमारे पास ब्लड है या फिल्ट्रेट है, वो आएगा और वो सीधा आके ग्लोमेरुलस के साथ टकराएगा। इस फिल्ट्रेट को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ये फर्स्टली आ रहा है तो इसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ये ग्लोमेरुलर प्रेशर भी कहलाएगा। यहाँ पे ग्लोमेरुलस के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ब्लड का ज़्यादा होगा। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता किस में चला जाएगा, सी शेप स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोमेन कैप्सूल का नाम भी देते हैं। बोमेन कैप्सूल से यहाँ पे भी ग्लोमेरुलस जो होगा वो क्या करेगा, चीज़ों के अंदर फिल्ट्रेशन शुरू कर देगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं उन्हें अलग कर दिया जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल होंगे उन्हें आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। अब ये भी नहीं है कि काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट जो होगा बोमेन कैप्सूल होगा, वो दोबारा वहाँ से चीज़ों को फिल्ट्रेट करेगा। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल में दोबारा उसकी क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन भी होगी, और जो फिल्ट्रेट होगा, जो मटेरियल आ रहा होगा उसे फिल्ट्रेट यानी कि साफ भी किया जाएगा। फिर ये चले जाएंगे लूप ऑफ हेनले के अंदर, जिसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल जा रहे होंगे वो दोबारा क्या हो जाएंगे, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे साल्ट्स हैं या वाटर हैं या ग्लूकोज के मालिक्यूल्स होंगे, उन्हें दोबारा क्या कर लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे रीअब्सॉर्प्शन का। उसके बाद नेक्स्ट जब ये जा रहे होंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल्स के अंदर मूव कर रहे होंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की मदद से, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर फिर देखा जाएगा कि वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो खारिज हो जाते हैं, जिसे हम सेक्रीशन के नाम से जानते हैं, जो इनकी पीएच लेवल को आके क्या कर देंगे, कंट्रोल करेंगे। अब ये काम होगा किसकी मदद से, ये काम सारा जो होता है वो हार्मोन्स की मदद से होता है। अब वो हार्मोन्स कौन से होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं एल्डोस्टेरोन, यानी कि एल्डोस्टेरोन जो होते हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ADH, या इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं, जो रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो सोडियम आयंस हैं उन्हें अपटेक भी किया जाएगा, ऊपर की तरफ भी ले लिया जाएगा लूप ऑफ हेनले से। या तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स काम कर रहे होंगे, या दूसरे जो होंगे वो कौन से होंगे, ADH जो होते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये इन्वॉल्व होंगे।
उसके बाद होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हैं, वाटर जो है एक्सेस फॉर्म में लेते हैं तो याद रखिएगा जो यूरिन की फॉर्मेशन होगी वो डिल्यूटेड होगी, यानी कि अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो जो यूरिन होगा वो डिल्यूटेड फॉर्म में मौजूद होगा। और अगर आप किडनी को लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर देते हैं, मतलब पानी की मिकदार कम लेते हैं, तो जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होगा। यानी कि कंसनट्रेटेड मतलब ये होगा कि गाढ़ा जो यूरिन होगा वो प्रोड्यूस होता है। ये उस वक्त होगा जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर किसको दी जाएगी, किडनी को दी जाएगी। और उसके बाद होता है हमारे पास के काउंटर करंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर को हम कहते हैं कि ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक टू किडनी एज इट पासेस डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यानी कि ये आपके पास जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, इसका मतलब ये होता है कि जो पानी है उसकी हम ऑस्मोटिक फ्लो को देख रहे होते हैं जो कि फिल्ट्रेट से होती है और वो किडनी की तरफ वापस जा रही होती है। जब वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यानी कि नीचे की तरफ जब वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। इसमें भी हार्मोन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। वही आपके पास हैं, एक को हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं और दूसरे आपके पास क्या होंगे, ADH जो होंगे वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एक्सक्रीशन के हवाले से नहीं होगा क्योंकि एक्सक्रीशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन किडनी के प्रॉब्लम्स क्या हैं या किडनी के क्योर्स क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।